हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी फिर से एक क्लास में। अपने पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, उनमें आपने लाइक किए, कमेंट किए, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज का पूरा एग्जाम्पल वगैरह, प्रमेय वगैरह और जितना भी इसका बायोडाटा था वो सब हमने ले लिया था। मतलब कि इनको सोल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब हमने देख लिया था पिछले 2 लेक्चर में। उसके साथ ही हमने हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारे सामने देखो, हालांकि ये फर्स्ट लास्ट वाली क्लास में हमने ये लास्ट पीपीटी में यही क्वेश्चन डाल के छोड़ा था आप लोगों के लिए कि कमेंट में इनके आंसर जरूर देना, लेकिन किसी का आंसर्स आए नहीं कमेंट में और ही कुछ आ रहा था। आंसर्स किसी के नहीं आए, एक भी आंसर नहीं मिला मेरे को कमेंट में। तो आज हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को, वो या अभाज्य गुणनखंड विधियों से इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ये सब हम वापस थोड़ा सा देखते हैं। हमारे क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो संख्याएं दी हुई है इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, एकदम नॉर्मल इजी क्वेश्चन था कि हाँ इनके गुणनखंड करने और इनके गुणनफल के रूप में उसको लिखना है गुणनखंड करके। इसमें जैसे पहला उठा लेते हैं हम 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड आप सब जानते हो, पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। कि अभाज्य संख्याओं उसमें सिर्फ गुणन, इसके जब गुणनखंड किए जाए, जैसे ये इसको हम 70 × 2 भी लिख सकते हैं। भाई इस चीज को हम 70 × 2 भी लिख सकते हैं। ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। लेकिन इसको 70 × 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो बोला है वो बोला है अभाज्य गुणनखंड। हमें जो बोला है वो क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, एक आपको विधि बताई थी मैंने, जो कि मैंने आपको बोला था कि वो विधि आपको केवल रफ में काम लेनी है और फिर यहाँ पे हमें डायरेक्ट उसका काम करना है। वो हमारे क्या था कि सर 140 को लिख लेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या फिर सबसे छोटी जो भी संख्या है, एक है, एक का भाग सब में जाता है, उसके बाद में 2 है, 2 का देंगे यहाँ पे कितना आएगा आपके 70, फिर 2 का देंगे आपके कितना आएगा आपके 35, फिर आपके कितने का जा रहा है सर, उसके बाद में सर 5 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है सर 7 बार, उसके बाद में सर 7 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 1 बार। हम देख सकते हैं इसके गुणनखंड क्या आ गए सर, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, ये इसके गुणनखंड आ गए। तो हम यहाँ पे इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसको और लिखे तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और यही पूछा है कि इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, अब इसमें देखो ये जो गुणनफल लिखा हुआ है या जो गुणनखंड लिखा हुआ है उसमें सारी संख्याएं अभाज्य, उसमें ये जितनी भी संख्या है वो सारी अभाज्य, इनमें कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो भाज्य है। यही हमें क्वेश्चन में बोला है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी जो गुणनफल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सारे उसमें संख्याएं जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। 140 का कर लिया, इसी प्रकार हम बाकी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 156 के लिए ये काम करेंगे। हमें दिया हुआ है 156, 156 में हम क्या कर सकते हैं, वही वापस सर 156 के हम अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे। 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा सर 78, फिर सर 2 की टेबल से वापस करेंगे, कितनी बार जाएगा सर 39, फिर 3 की टेबल, 2 की टेबल का नहीं जाएगा, अब 3 की टेबल कितनी बार जाएगा सर 13, उसके बाद में वापस 13 का जाएगा एक बार, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में किसी और का जाएगा नहीं, तो 13 का जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 2, 2, 3 और 13 ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, क्योंकि देखो अगर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो सीधी सी बात है वो या तो एबीसीडी में पूछेगा या फिर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा 3-4 लाइनें या आधा पेज लिख के नहीं आना है, अपन को वन लीनियर क्वेश्चन के रूप में इनको सॉल्व करना। उसके बाद में हम देखें तो इसी सीरीज में देखो एक और है, आगे है हमारा 3825।
3825। इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो ये लो। अब देखो यहाँ विभाज्यता के नियम कितने काम आ रहे हैं। यहाँ पे विभाज्यता का नियम इसलिए काम आ रहा है क्योंकि देखो दो का तो बिल्कुल नहीं जाएगा यहाँ पे भाग, क्योंकि दो का सर यहाँ पे ये सम संख्या ही नहीं है, सम संख्या नहीं है तो दो का भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो दो का देते हैं, दो का देंगे, एक बार गया भाई, सम संख्या ही नहीं है, पाँच ही नहीं है, तो देखो वैसे देख लो जाएगा नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ डायरेक्ट उठानी है यहाँ से, ये चीज़ हमें डायरेक्ट करनी है कि सर यहाँ पे दो का भाग नहीं जा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या भाई? कोई हिट एंड ट्राई करना चाहता है, नहीं सर हम करके देखेंगे तो ये पॉइंटों में जाएगा, लेकिन हमें ये चीज़ करनी नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? एक बार मैं इसको वापस लिख लेता हूँ। सर फिर दो का नहीं जाएगा तो दो के बाद में किसका देखेंगे सर? तीन का जाता है कि नहीं जाता है? तीन का जाता है या नहीं जाता है? तीन के लिए क्या देखेंगे? तीन के लिए ये देखेंगे सर इन संख्याओं का क्या करेंगे? ऐड करने के बाद में यदि तीन का जाता है तो पूरी संख्या में तीन का जाएगा, या फिर सर डायरेक्ट करके देख लेंगे। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 और 5 कितने हो गए? 18। यानी दिख रहा है सर तीन का भाग बिल्कुल जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 7 21, बच गया 1, 3 5 15। वापस अब देखो तीन का जाएगा कि सर 7 और 5 12, 12 और 3 15 बिल्कुल जाएगा। तीन का और दो, कितनी बार जाएगा सर? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। चलो सर 425 बार जाएगा। और देखो सर 4 और 2 6, 6 और 5 11। सर अब की बार तीन का नहीं जाएगा, तीन का नहीं जाएगा, चार का पॉसिबल नहीं है, पाँच का देखे देखो, पाँच का देखोगे तो कितनी बार जाएगा सर? ये सर चला जाएगा 8 बार, और ये चला जाएगा आपके 8 बार के बाद में 5 8 40 होते हैं, उसके बाद में ये 5 बार, उसके बाद में वापस देखो 5 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 17 बार। और फिर देखो किसकी का जाएगा? 17 का एक बार। भाई ये तो आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप फास्ट हो जाएगी आपकी। आप सोच रहे हो सर इस इतने से में हम अगर एक एक मिनट लगाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे? समझाना मेरा काम है, लेकिन आप जब खुद करने लग जाओगे इनको तो आपकी ये क्विक हो जाएगी, आपकी खुद की ये फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर। एक चीज नोट करो भाई, देखो जितने भी हम गुणनफल लिख रहे हैं या ये गुणनखंड लिख रहे हैं वो सारे के सारे देखो अभाज्य संख्या के रूप में, और यही बात वो कह रहा है कि ये सारे के सारे जो गुणनखंड या गुणनफल का रूप है वो क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है, आगे देखो, आगे देखो चौथा। चौथा क्या है आपके? 5005। इसके भी एक बार करके देख लो यहाँ पे 5005। देखो 5 और 5 10 होते हैं, तीन का नहीं जाएगा भाई, दो का तो देखना ही नहीं है क्योंकि दो तो सर सम संख्या ही नहीं है, तो दो का तो जाने का चांस ही नहीं है। पाँच का देखते हैं तो सर पाँच का देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि तीन का नहीं, तीन का क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सर 5 और 5 कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं, तो 10 में तीन का जाता ही नहीं है। उसके बाद में 4 का नहीं जाएगा, 5 का देखते हैं, तो 5 का कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देखो 1 0 0, ये देखो यहाँ पे जाएगा कितनी का? 5 का। उसके बाद में और देखो किसी किसी संख्या का जा रहा है क्या? अब देखो 5 के बाद में आप देखोगे तो 6 का देखो नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 का ही नहीं जा रहा था। 7 का देखो, देखिए 7 का सर वो डबल करके यहाँ डालते थे, तो एक का डबल किया, दो वे 100 में से 100 में से दो गए तो सर 98, 98 में 7 का जाता है क्या? तो 98 में और देख लो सर, 98 के अंदर 8 का डबल किया, 98 में क्या हो रहा है भाई? 98 में 8 का डबल किया 16, 16 में से 9 गए तो कितने बच रहे? 16 में से 9 गए तो आपके कितने बच रहे हैं भाई? 7 बच रहे हैं क्या? 7 का जा रहा है क्या? देखो देखिए सर 7 एकम 7 का दूंगा सर, 7 एकम 7, बच गए कितने? 3। सर 700 भाई कैसे जा रहा है? देखो मेरी बात को वापस सुनना, हमने 7 के लिए क्या देखा था सर? 1001। हमें देखो हर पर्सन में नहीं देखना ये, लेकिन ये चीज़ें याद करने के लिए एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हमने क्या कहा था सर? ये जो इकाई अंक होता है इसका डबल करो, तो सर इकाई अंक 1 का डबल किया सर 2 आ गया, बच गए कितने? 98। तो में से 2 गए 98। फिर सर वापस इस इकाई अंक का क्या करो? डबल करो, डबल हो गया सर 16, ये लो -16 करो, 16 में से 9 गए, या फिर 9 में से -16 गए तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, भाग तो माइनस की संख्या में भी जाता ही है। तो 16 में से 9 गए तो आपके कितने बच जाएंगे रे? 16 में से 9 गए तो सर हमारे बच जाएंगे 7।
16 में से 9 गए तो, और 7 में 7 का भाग जाता है क्या, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाए। ये हर बार आपको ये तरीके ऐसे याद रखने हैं ताकि आप बिल्कुल ये काम आपको लिख के नहीं करना पड़े, आप ये सारा का सारा काम दिमाग में कर सको कैलकुलेशन के टाइम। यहाँ पे 7 का देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा सर, 7 एकम 7 बच गए 3 सर, 7 चौक 28 बच गए कितने 2 सर, 7 या 21। उसके बाद में देखो वापस 143 में किसका जाएगा सर, 143 में 7 का देके देखते हैं, 7 दूनी 14 सर, नहीं जा रहा। 8 का नहीं जाएगा सर, क्योंकि अगर 4 का ही नहीं जा रहा था। ये भी ध्यान रखना भाई, जो भी आगे संख्याएं आती है ना, जैसे 4 के गुणनखंड क्या है सर, 2 4 गुणा 2 है, या फिर तो अगर 4 और 2 का ही नहीं जा रहा तो भूल जाओ कि 8 का भी जाएगा। 9 का सर 4 1 5 5 और 3 8 नहीं जाएगा सर, 10 का नहीं जाएगा। 11 का सर, 11 का देख लो, 11 के हमने विभाज्यता के नियम तो नहीं पढ़े, लेकिन अब डायरेक्ट देखने पड़ेंगे। वैसे 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, उसमें अल्टरनेट देखा जाता है, जैसे ये 1 4 3 है, हालांकि आपके देखो बहुत कम है इसलिए आपको बताए नहीं थे। ये जैसे 1 अल्टरनेट यानी इसके एक छोड़ के एक इसको जोड़ो, कितने हो गए 1 और 3 4, और इसमें से घटाओ, या तो आ जाए 0 या फिर आ जाए कोई 11 का गुणज, या तो क्या आ जाए 0 या फिर क्या आ जाए आपकी 11 का गुणज। तब आप कह सकते हो ये संख्या है वो किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखो 11 का जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है सर, 11 एकम 11 बच गए कितने 3, 11 तिया 33। फिर आप 13 का दो, कितनी बार जाएगा सर, तो यहाँ पे हमने ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। क्या लिख लिए सर, 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। समझ रहे हो क्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों के लिए छोड़ के गया था, ऐसे देख लो। ये तो आप टाइम ही खराब कर रहे हो, क्योंकि आपने कमेंट में एक के ने भी आंसर नहीं दिए थे भाई, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था कमेंट में। अगर आंसर मिलते तो क्या पता एक दो क्वेश्चन हम छोड़ के डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे चलते। हालांकि इसका जो भी था तरीका वो सारा आपको पिछले वीडियो में सब कुछ समझाया गया है कि हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आप पीछे के 2 वीडियो देखोगे तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझाई गई है वहाँ पे। लास्ट देखो आपके 7429। अब देखो ऐसी संख्याएं आ जाती है, वहाँ आपको विभाज्यता के नियम आते हैं तो क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। 7429 है, चलो 2 का जाएगा क्या, नहीं सर ये सम संख्या ही नहीं है तो 2 का तो जाएगा ही नहीं। उसके बाद में 3 के लिए सर 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 सर, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 22 में नहीं जाता है। उसके बाद में सर 3 के बाद में 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो सर 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का मैं क्यों बोल रहा हूँ 6 का नहीं जाएगा या 5 का नहीं जाएगा। 5 के लिए 5 और 0 होना चाहिए, 6 के लिए 2 और 3 का जाना चाहिए, जो तो हम पहले ही देख चुके हैं 2 और 3 का नहीं जा रहा तो 6 का नहीं जाएगा। 7 के लिए क्या करते हैं, ये लो थोड़ा सा वापस काम कर लेते हैं। 7 के लिए करते थे सर इसका डबल, 9 का डबल कितना हो गया सर 18, ये लो माइनस कर दो इसमें से 18, 18 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे सर आपके, सर 18 माइनस होते हैं हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे 700 आपके बच जाएंगे भाई। कितने बचेंगे भाई देखना एक बार, 712 तो ये गए, उसमें फिर 6 और गए तो 724 बचेंगे क्या, बिल्कुल बचेंगे 724। उसके बाद में वापस सर 4 का डबल करो, कितना हो जाएगा 8, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 72 में से 8 को घटाओ, 72 में से 8 को घटाओगे तो कितने बचेंगे 66। क्या 7 का जाता है क्या, तो पूरी संख्या में भी 7 का नहीं जाएगा। एक बार के लिए आपको ये काम बड़ा लग सकता है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये काम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 7 का भी नहीं जा रहा, फिर 8 का नहीं जाएगा क्योंकि सर 3 अंकों में जाना चाहिए, 3 अंक तो मेरे को सम ही नहीं दिख रहे तो कहाँ से जाएगा। 2 का ही नहीं जा रहा तो 8 का 8 4 का सम संख्या तो वो भूल ही जाओ, सम संख्या का जाएगा। फिर 10 का नहीं जाएगा, 9 का, 9 के लिए वापस जोड़ लो 7 और 4, और 9 के वैसे भी देखो 3 गुणा 3, 3 का ही नहीं गया था तो 9 का भी जाना पॉसिबल ही नहीं। फिर भी जोड़ लो 7 और 4 11, 11 और 2 कितने हो गए हमारे 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, नहीं जाएगा क्योंकि 3 का ही नहीं जा रहा तो 9 को तो देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद में 10 के लिए अंत में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अभी बताया था कि 11 के लिए अल्टरनेट देखो 7 और 2 9, 4 और 9 13, तो 13 माइनस 11 कितने होते हैं 2 होते हैं, ना तो सर 0 आ रहा है ना कोई 11 का गुणा जा रहा है। अब देखो आपको केवल कौन सी संख्याएं उठानी है, इसके बाद में आपको केवल वो संख्याएं उठानी है जो अभाज्य हैं। 11 और 11 के बाद में आप भाज्य संख्या उठाते हो तो आप अगर भाज्य संख्या का ही जाता भाई 11 के बाद में मान लो भाज्य संख्या 12 है, 14 है, 18 है या फिर 20 है, अगर
इनका ही भाग जा रहा है, तो भाई 12 क्या है 6 गुणा 2 है, इनका ही चला जाता। ये क्या है सर 7 गुणा 2 है, इनका ही चला जाता। ये क्या है सर 9 गुणा 2 है, इसका ही चला जाता। ये क्या है सर 10 गुणा 2 है, इसका ही चला जाता। मेरे कहने का क्या मतलब है कि यदि 10 तक किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यदि 10 तक आपके संख्या ये विभाजित नहीं हो रही है, तो उसके बाद में आपको भाज्य संख्या ही नहीं देखनी, आपको उठा के लानी है फिर सिर्फ अभाज्य संख्या। आपको केवल क्या लेनी है, सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेनी है। तो अभाज्य संख्याएं देखो, उसके बाद में क्या है 13 है भाई। 11 के बाद में अभाज्य संख्या क्या आती है, 13 का देके देखो। 13 का जा रहा है क्या, आप 13 का देके देखना, 13 का भी नहीं जाएगा। 13 के बाद में क्या आती है सर 17, 17 का देके देखो, देखिए तो 17 का देखोगे तो देखो 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 4 बार जाएगा। बच गए कितने सर 6, फिर 6 बच गए तो सर 17 × 3 = 51, बच गए कितने, वापस कितने बच गए भाई 17 × 3 = 51। यहाँ देखो ये भाग माइंड में देना सीखना पड़ेगा आपको। आप सोचते हो कि हर जगह ऐसे ऐसे वाला ये ऐसे करके आप करोगे, तो भाई आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपको इतना तो माइंड में ही करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या। देखो यहाँ पे 17 का दिया, 17 × 2 = 68, 68 के बाद में बच गए कितने सर 6 बच गए। उस 6 को मैंने कहा इस 2 के आगे लगा दिया, तो ये कितने हो गए 62। 17 × 3 = 51, 51 यानी फिर 62 में कितने बच गए 17 × 9 और 2 = 11, और फिर आ रहा है 119। कितनी बार जाएगा भाई 119 पाड़े में बोलो, 17 × 5 = 85, 17 ठीक है 102, 17 × 7 = 119 होता है क्या, हाँ या ना, बिल्कुल। अब वापस देखो क्या 17 का जा रहा है क्या सर, 17 दूनी 34, नहीं सर कितने बच गए 34 सर बच गए वापस 9, 97 नहीं जा रहा सर। उसके बाद में जाएगा देखो अब अभाज्य संख्याओं का ही, भाज्य संख्याएं भूल जाना कि अब यहाँ पे कोई भाज्य संख्या का जाएगा, अभाज्य संख्या में ही जाएगा। तो अभाज्य संख्या में आप देखो उसके 17 के बाद में कौन सी आती है 19 आती है। तो देखो 19 का दो, 19 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बच गए कितने 38 के बाद में 5, और 19 30 57 होता है क्या। देखो आप कंटिन्यू देखोगे क्या आएगी, केवल अभाज्य संख्या है, केवल क्या आएगी अभाज्य संख्या। और थोड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पे भाग देना और थोड़ा सा लगता है कि सर कितने दें या कितने करें। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात। समझ गए क्या, मेरी बात को समझ गए क्या भाई। ये लो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो एग्जाम्पल दिए थे उसके बेस पे, हालांकि एग्जाम्पल के बेस पे पूरी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन क्या पता कोई क्वेश्चन में कुछ नया आ जाए। ये तो हम बिल्कुल रिदम में चल रहे थे, उसके बाद में आपको कर लेने थे। खैर ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट कर लें। और वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया करो आप लोग, उसमें कंजूसी मत किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाया करो भाई। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के, ये युग्म दिए हुए, युग्म यानी दो, भाई जहाँ पे भी कोई दो या दो की बात होगी तो जोड़ा होगा, युग्म होगा, युगल होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इन संख्याओं के हमें क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, याद करो हमारा वाला वो फॉर्मूला क्या था सर, दो धनात्मक पूर्णांक ए कोमा बी, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए कोमा बी, तो सर ए गुणा बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर होगा सर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी। अरे याद करो पिछली क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने, अरे पिछली क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, और याद करो ये भी बिल्कुल बताया था कि केवल कितने धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ये केवल दो धनात्मक पूर्णांक की, कितने धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, केवल दो धनात्मक पूर्णांक की। यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए कोमा बी है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए कोमा बी है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है ये कि a गुणा बी यानी उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल सॉरी उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या।
ये बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। अब उसी फॉर्मूले के लिए बोल रहा है कि इसको आप पहले तो इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, और फिर ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने जो दिया था या फिर इस क्वेश्चन में दे दिया उसने कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का, यहाँ पे देखो धनात्मक वर्ड यूज क्यों नहीं किया है उसने, क्योंकि केवल देखो निम्नलिखित की बात कर रहा है वो, कि भाई मैं तो केवल इनकी बात कर रहा हूँ इसलिए, और ये नीचे दी हुई है वो सारी की सारी ऑलरेडी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे इसने कोई धनात्मक पूर्णांक का यूज नहीं किया है। कहीं आप बोलो सर आपने तो बोला था ये वाला फॉर्मूला धनात्मक पूर्णांक के लिए है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी दो संख्या उठा के ले आओ, भैया ये केवल दो संख्याओं के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के लिए, तो भाई इसके तो निम्नलिखित की जितनी भी लिखी हुई है वो सारी ऑलरेडी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन में करना क्या है वो समझ गए होंगे। भाई मैथ में कोई भी क्वेश्चन करना होता है पहले उसकी भूमिका तैयार करनी बहुत जरूरी होती है, मतलब कि उस क्वेश्चन को समझना, उसके पैटर्न को समझना जरूरी होता है कि वो क्वेश्चन होगा कैसे। अगर वो क्वेश्चन होगा कैसे वो समझ में आ गया फिर हम हमारा काम चालू कर सकते हैं। भाई हमें पता ही नहीं है कि हमें क्वेश्चन में किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर तो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वहां से फिर मुक्की खा के आएंगे। तो पहले तो हमें क्वेश्चन देख के, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे देख के पहले ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमें काम क्या करना है। अगर वो काम समझ में आ जाएगा उसके बाद में हम क्वेश्चन पे जो भी चीज़ है वो हमारी अप्लाई करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में हमारा काम समझ में आ गया कि सर पहले तो 26 91 जैसे ये दिया हुआ है इसका हमें क्या याद करना है, सर एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। और फिर सर जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था कि सर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो हम देखो इस क्वेश्चन को करते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, व्हाइट कलर से करा देंगे आपको ज़्यादा विजिबल हो तो। चलो इसमें बोल रहा है 26 और 91, 26 और 91 के पहले आपको क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तो हम देखो एचसीएफ और एलसीएम की जो परिभाषा है ना उसको लेके हम हमेशा एचसीएफ और एलसीएम निकालने नहीं बैठेंगे कि हाँ सर वो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिसका इन दोनों संख्याओं में क्या जाता हो, भाग जाता हो, या फिर सर वो छोटे से छोटा मल्टीपल देखेंगे जो इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता हो। ये तो भाई इनकी बेसिक परिभाषा है जो कि हमें कहीं क्वेश्चन में, अगर मान लो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा है या कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन दे रहा है तो वहां हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हम इसको थोड़ी ना लेके बैठेंगे। हर जगह तो हम इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे कि हाँ भाई इसके एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। एचसीएफ में तो क्या होगा सर, फैक्टर करने के बाद में जो भी सर कॉमन है, जो भी ओनली क्या है कॉमन है, उस चीज को ले लेंगे और लिख देंगे। और एलसीएम में सर, एलसीएम में वो सारी चीजें लेनी है जो कॉमन भी है और उसके अलावा भी जितने भी, मतलब जितने भी मल्टीपल मौजूद है वो सारे लेने हैं हमें। जैसे देखो मैं इसका वापस, आपने अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो अपने आराम से वापस इसके फैक्टर करके लिखते हैं। जैसे 26 है, 26 के आप फैक्टर करोगे तो देखो क्या होंगे आपके, सर 26 के फैक्टर होंगे सर 13 गुणा 2, दोनों ये भाज्य हैं क्या? अरे भाई 13 और 2 दोनों ये भाज्य हैं क्या? यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया सर 13 की घात 1 और 2 की घात। वैसे ही हमें किसके मल्टीपल करने हैं, देखो ये छोटी संख्या थी इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर थोड़ी बहुत भी बड़ी संख्या आती है या मान लो ऐसी संख्या आती है जिसका आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए वही अपनी विधि ये वाली, जो कि आपको बिल्कुल एग्जाम कॉपी में ये वाला काम नहीं करना है। एग्जाम कॉपी में आपको डायरेक्ट ऐसे मल्टीपल ही लिख के आने, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे साइड में इसको लिखा, मल्टीपल किए, हाँ सर किसका जा रहा है, सर भाग किसका जा रहा है, सबसे पहले वही पैटर्न देखेंगे, सर 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, वो सारे मल्टीपल देखेंगे और काम करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो देखो सबसे पहले किसका जा रहा है, देखिए सर 2 का नहीं जाएगा, 3 का 9 और 1 10 होते नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा सर, 5 का नहीं जाएगा, 6 का 7 का, देखो देखिए 7 के लिए सर 1 का दुगुना किया, 2 9 में से 2 बिल्कुल सर 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, बच गए 2, 7 या 21, ये लो सर। और फिर 13 का 13 में 13 का जाएगा, वैसी सीधी सी बात है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में तो कोई दूसरी संख्या का जा ही नहीं सकता। यानी इसके मल्टीपल लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा सर, 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अब देखो जब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की बात की जाएगी, एचसीएफ ऑफ 26, 91,
जब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की बात की जाएगी कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तब हमें इसकी जो परिभाषा है उस पर नहीं जाना है कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सर इन दोनों संख्याओं का पहाड़ा बोलेंगे जो सर, या इन दोनों संख्याओं में सर संख्याएं देखते जाएंगे कि कौन से पहाड़े में कौन सा लास्ट का पहाड़ा है जिनमें दोनों संख्याएं आ रही है। छोटा वाला तो वैसे ही हम नहीं लेते हैं सर कौन सा लास्ट का पहाड़ा उसमें, नहीं, हमने फैक्टर किए हैं। फैक्टर करने में आप देखो कॉमन क्या चीज है, क्या 13 2 है, वो क्या इन दोनों में मौजूद है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे भाई। 2 इन दोनों में मौजूद है क्या? नहीं है। अब आप बोलोगे सर एक दिन आप बोल रहे थे ना सर 2 की पावर 0, तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि कोई भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। भाई कोई भी संख्या की पावर यदि 0 कर दी जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोई भी संख्या की पावर 0 कर दी जाए तो उसका मान कितना होता है रे? 1 होता है। तो सर 1 तो सबके गुणा में होता है, तो आपने बोला था ना सर, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे तो 2 की घात मौजूद है, यहाँ पे 2 की घात मौजूद नहीं है, तो लो सर यहाँ पे भी 2 की घात मौजूद है और 2 की घात मौजूद है तो हम यहाँ पे सर फिर इसका फैक्टर लिखेंगे, तब कैसे लिखें? तब तो सर हम कॉमन मल्टीपल में सर इसको भी ले लेते हैं, 2 की घात 0 को भी ले लेते हैं। बिल्कुल भाई 2 की घात 0 ले लो, 1 से यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप 2 की घात 0 भाई, जब भी एचसीएफ लिए जाते हैं ना, एचसीएफ लिए जाते हैं, मेरी बात को समझना। जैसे मान लो कोई संख्या है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं साइड में लग के दूसरी चीज समझा रहा हूं आपको, कि जैसे ही कोई संख्या है उसके एक संख्या के मल्टीपल में लिखा हुआ है 2 की घात 2 और एक संख्या के मल्टीपल में लिखा हुआ है 2 की घात 1, तो अगर एचसीएफ की बात की जाएगी तो हम वहां पे 2 की घात 1 को लेंगे, ना कि 2 की घात 2 को। वहां पे हम 2 की घात 2 को नहीं लेंगे, वहां पे लेते हैं 2 की घात 1 को। भाई जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है, अब 2 की घात 1 यहां तो आ रहा है लेकिन 2 की घात 1 यहां पे नहीं आ रहा है। एचसीएफ के लिए हमेशा ध्यान रखना, केवल वो चीज ली जाएगी जो दोनों में आ रही है, जो दोनों में आ रही है। तो देखो 2 की घात 1 आ रहा है क्या दोनों में? बिल्कुल नहीं आ रहा सर। 7 की घात 1 बिल्कुल नहीं आ रहा सर। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में सर? 13 की घात, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 की घात। तो ये इनका क्या हो जाएगा? एचसीएफ, यानी कितना हो जाएगा सर? 13। अब इनके एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम ऑफ 26,91, एलसीएम ऑफ 26,91। अगर इनके एलसीएम की बात करें, 26 और 91 के एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या बोला था मैंने? एलसीएम में जो सारे मल्टीपल है वो लेने हैं। सारे मतलब ये 13 की घात 1 और 13 की घात 1 2 बार लेना है? नहीं भाई, एक बार आ चुका ना ये, यानी यहाँ पे क्या लेना है सर? 2 की घात 1 भी लेनी है, बिल्कुल। उसके बाद में सर 7 की घात 1 भी लेनी है, बिल्कुल। और उसके बाद में 13 की घात सर 2 बार ले क्या? नहीं भाई, 13 एक बार आ गया ना। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, एलसीएम में छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। इसका मतलब नहीं है एक ही चीज को आप 2 बार भी ले लो, केवल हमें जो जितने भी मल्टीपल हो वो सारे आ जाने चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 13 की घात, कितना आ जाएगा? 13 की घात, मल्टीपल करके लिख लो सर। ये कितना हो जाएगा सर? 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 7 कितना होता है रे भाई? 91। 91 को 2 से गुणा करोगे तो 100, कितना आ जाएगा? 182। यानी इसका एचसीएफ आ जाएगा 13 और इनका एलसीएम आ जाएगा 182। अब एक बार हल्की सी आपको मैं वापस इनकी जो कॉमन परिभाषा है वो याद दिला देता हूँ। 13 का मतलब क्या है कि 13 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है, 13 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 26 भी आ जाए और 91 भी आ जाए। और 26 और 91 की यदि आप टेबल बोलते हो, 26 और 91 की यदि आप टेबल बोलते हो, तो जो पहला मल्टीपल मिलेगा इनका, यानी दोनों के पहाड़े में जो पहली चीज मिलेगी वो क्या होगी? आपकी 182। ये इनकी बेसिक परिभाषा है। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है। अब देखो केवल यहां पे खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर दिए। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि जांच और करनी है। क्या जांच करनी है? कि ये जो एलसीएम ऑफ ए बी निकाला, एक मिनट, ये जो हमने एलसीएम ऑफ, ये संख्या लिखो भाई क्या थी अपने, या फिर एक बार फॉर्मूला लिख लो, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी ऑलवेज बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि ए बी का एलसीएम और ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ, उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। और ये कब होगा? जब दोनों संख्याएं क्या है? धनात्मक पूर्णांक।
ये कब होगा? जब दोनों की दोनों संख्याएं आपकी क्या है, धनात्मक पूर्ण। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चीज को अप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ए का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे सर 26। चलो सर 26,91 मल्टीप्लाई बाई एस सी एफ ऑफ 26,91 बराबर होना चाहिए सर 26 गुणा 91 के। तो सर ये आया कितना था सर? एलसीएम ऑफ 26,91 कितना आया था? अरे भाई ये किसने गायब कर दिया रे? चलो, तो ये कितना आया था सर हमारा 182। ये कितना आया था भाई हमारा 182 मल्टीप्लाई बाई एस सी एफ ऑफ ये कितना आया था सर 13। ये बराबर आना चाहिए, किसके आना चाहिए? 26 गुणा 91 के। करके देखो, देखिए सर 13 की टेबल से इसको करेंगे 13 दूनी 26, 2 के बाद में 13 की टेबल को 8 बार बोलोगे तो कितने आएंगे भाई आपके? कितने होते हैं भाई? 13 5 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78। पहाड़े बोल लिया करो भाई साथ के साथ। 13 7 91, 13 8 104, 104 और आपके 2 कितने हो जाएंगे? 106 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 ये लो 23 66। हाँ, अब पहाड़े भी आपको क्लास में थोड़ी ना याद कराए जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो सर 26 एकम 26 बच गए 2, 26 नम बिल्कुल सर बराबर आ रहा है 236 के। आराम से भाई मल्टीपल करके देख लेना। अब कृपया करके ये वाले गुणा तो ना करें भाई। इतनी भी आप है ना 10वीं क्लास की धज्जियां ना उठाएं कि आप गुणा भी ऐसे कर रहे हो गई कि सर 91 को गुणा करेंगे 26 से। चलो सर 6 की 6 एकम 6, 6 नम 54। ये वाला काम तुम बत्ती करना भाई। थोड़ी बहुत टेबल तो याद ही कर लो, 30 तक 40 तक जितनी हो उतनी याद कर लो भाई। जितनी हो उतनी याद कर लो, जितनी भाई। टेबल जरूरी थोड़ी है एक कहीं पे भी आपके गणित का काम पड़ेगा वहीं काम ही आएगी ये तो। ठीक है, ये हमारे देखो क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। भाई हमने इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे कि सर 26 के और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। और फिर जो सर आपने वो फॉर्मूला पढ़ाया था, या फिर इस किताब वाले ने जो हमें फॉर्मूला पढ़ाया था, जो इसने कितने क्वेश्चन में लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है क्या, जो संख्याएं नीचे दी हुई है। तो हाँ, हमने ये चीज क्या कर दी? जांच। यहाँ पे आपको लिख देना है ये जो हमने की है वो क्या है भाई? जांच। और देखो भैया मेरे पास तो है देखो बोर्ड, आपके पास होगी कॉपी। तो ये काम हो सके तो पहले ये, फिर उसके नीचे ये वाला कर देना। ये कॉपी में भी ऐसे लाइन साइड वाली लाइन खींच के काम ऐसे कॉपी बताने की कोशिश मत करना। आराम से हाँ ये यहाँ कर दिया तो ये यहाँ से चालू करके अच्छा साफ सुथरा काम करके आना एग्जाम। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसी प्रकार 510 और 92 का और देखते हैं हम। 510 और 92 हमारे पास है सर 510 और एक है सर, दोनों के वही सर अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ये लो 510 के करो पहले तो। 510 के 2 का जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा सर। 2 का कितनी बार जाएगा यहाँ पे सर? 200। फिर सर 3 का 5 और 2 7, 7 और 5 12, बिल्कुल सर 3 का जाएगा। 3 का दूंगा सर 3 8 24 बच गया 1, 3 5 15। फिर देखो 3 का जाएगा सर 8 और 5 कितने होते? 13 होते हैं सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद में 5 आ रहा है तो 5 का बिल्कुल जाएगा भाई। 4 का तो जा ही नहीं सकता ना, सम संख्या ही नहीं है। 5 का देखोगे तो आपकी कितनी बार चला जाएगा? ये 17 5 85 होते हैं भाई, 17 बार चल जाएगा। उसके बाद में 17 का देखोगे तो आपके कितनी बार चला जाएगा? एक बार। ये काम देखो मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। ये आपको मेरे को देख के नहीं करने हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करोगे तो ही आप बिल्कुल एग्जाम में करोगे तब ये डायरेक्ट लिख पाओगे। अदरवाइज आप वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। कितने आ गया सर? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1। ठीक है, उसी प्रकार हम किसके निकाल लेंगे भाई? इसी प्रकार हम और किसके निकाल लेंगे सर? 92 के। चलो सर 92 के और निकाल लेते हैं। कितना आएगा भाई 92 की निकालोगे तो आप? सर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा सर? ये 4 1 6। फिर सर 2 का देंगे 2, फिर सर 23 आ गया। 23 तो अभाज्य संख्या है, इसमें मात्र 23 का जाएगा। ठीक है, तो 92 के अगर अभाज्य गुणनखंड लिखूं तो क्या आ गया सर? 2 की घात 2 गुणा 23 की घात। ठीक है,
अब हमें लिखना है इनके HCF और LCM। अब हमें लिखना है इनके HCF और LCM, यानी इनके में यदि HCF ऑफ 510,92 510,92, अगर ये HCF लिखता हूं तो क्या आएगा सर? कॉमन में देखो कि जो दोनों में मौजूद हो। सर 2 की घात 1 दोनों में है क्या? बिल्कुल। देखो इसको 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हो क्या? सर फिर वापस 2 की घात 1 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे देखो 2 की घात केवल 1 है, दूसरे वाले 2 की घात 1 यहाँ पे कहाँ से लेके आओगे? तो केवल कॉमन क्या है सर? एक तो है सर 2 की घात 1। उसके बाद में 3 इसमें मौजूद है क्या? नहीं है सर। 5 इसमें मौजूद है क्या? नहीं है सर। 17 इसमें मौजूद है क्या? नहीं है सर। 23 इसमें मौजूद है क्या? नहीं है सर। तो यानी इनका जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 की घात 1, यानी कितना आ जाएगा हमारे? इनका HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? उसके बाद में इनका ज्ञात करते हैं LCM। LCM ऑफ 510 इनका LCM ज्ञात करेंगे। LCM में मैंने बोला था आपको जितने भी हैं सारे लेने। तो सर 2 की घात 2 ले लो, फिर सर ये 2 की घात 1 भी ले लूंगा। अरे भाई 2 की घात 2 में ये 2 की घात 1 आ गया ना। अरे भाई 2 की घात 2 जब मैंने ली तो उसमें ये भी आ गया ना। हाँ, अगर ये 2 की घात 3 यहाँ होता तो हम इसको नहीं लेते, 2 की घात 3 को ले लेते। उसके बाद में क्या लेंगे सर? 3 की घात 1। उसके बाद में क्या लेंगे सर? 5 की घात 1। उसके बाद में क्या लेंगे सर? 17 की घात 1। और उसके बाद में क्या लेंगे सर? 23 की घात 1। अब इनको क्या कर देंगे सर? मल्टीपल करके लिख देंगे। जितना भी इनका मल्टीपल होगा वो इनका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। करो मल्टीपल करो भाई। ये गुणा आपको करने हैं भाई, जब तक गुणा भाग नहीं करोगे तब तक कैलकुलेशन में फंस जाओगे और वहीं पे टाइम खराब कर दोगे। चलो बिल्कुल आपकी तरह देखो गुणा करते हैं, एकदम सिंपल। 2 की घात 4 हो जाएगी, 2 की घात 2 कितने हो जाएंगे? 4। और थोड़ी सी इजी भी करने की कोशिश किया करो। देखो 4 3 कितने हो गए? 12। 12 पंजे कितने हो गए? 60। फिर 60 को किससे मल्टीप्लाई करूं? एक बार 17 को 23 से कर लो, वो थोड़ा सा आसान होगा। देखो क्यों कह रहा हूं, अभी देखना मल्टीपल आसान कैसे होते हैं। एक तो आप 17 को इससे करते हैं, फिर 23 को करते हैं, वो ज़्यादा कठिन होता। 17 को इससे करके देखो सर, 17 × 51, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए सर? 39। कितने आ गए सर? 391। अब सर अब देखो जीरो का तो जीरो आ गया, जीरो से मल्टीपल करोगे जीरो आ गया। अब 6 से इसको मल्टीपल कर लो तो 6 एकम 6, 6 नम 54, हासिल 5, 37 18, 18 और 5 कितने हो गए भाई आपके? 23। चलो सर 23,460 है, वो क्या आ गया? इसका LCM आ गया। इसका LCM है वो कितना आ गया? 23,460। क्या काम यहाँ तक ही है क्या हमारा? अरे क्या काम यहाँ तक ही है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा इसकी क्या करनी है? हमें जांच करनी है। इसकी क्या करनी है भाई? हमें जांच। चलो भाई जांच देखो, क्या हमारी जांच। जांच में क्या करेंगे सर? जांच में हमारे पास सर वो एक फॉर्मूला है कि LCM ऑफ, अब मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ भाई, LCM ऑफ 510,92 मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ 510,92 बराबर होना चाहिए किसके सर? 510 गुणा, यानी दो संख्याओं का LCM और दो संख्याओं का HCF, उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखो भाई, LCM ऑफ 510 और 92 कितने निकाले थे हमने सर? 23,460। 23,460 गुणा HCF ऑफ कितना निकाला था 510 और 92 में सर? 2। ये बराबर आना चाहिए सर किसके? 510 गुणा 92। इसको मल्टीप्लाई करके देखो देखे तो कितना आ रहा है सर? 0, 6 2 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और भाई देखो मेरे को तो भरोसा है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देखना, ये बिल्कुल 46,920 ही आएगा और दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। इसमें आप मल्टीपल कैसे करोगे? 0 तो आएगा ही, फिर 51 को डायरेक्ट इससे कर लो। 51 की टेबल 2 बार बोलोगे तो कितने आ जाएंगे? 102। 102 के 2 हासिल कितनी लग गई आपके? 10। उसके बाद में 51 की टेबल 9 बार नहीं आती तो 9 को इससे गुणा करके देख लो भाई। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितने हो जाएंगे सर? 459। 459 और 10 कितने होते हैं? 469। ये देखो दिमाग को इधर से उधर गुणा में तो करना ही पड़ेगा भाई, बड़े गुणा ऐसे ही होते हैं आपको।
कि एक चीज को छोड़ो दूसरी वाली को उठाओ, दूसरी वाली को छोड़ो तीसरी को उठाओ, और आपस में कनेक्ट करके बड़े गुणा को आराम से कर लो। ये वाला तरीका तो देखो अगर आप लेके बैठते हो तो 10वीं क्लास में देखो बहुत पीछे हो। इस तरीके को हमें अब छोड़ना पड़ेगा। और ये छूटेगा कैसे? ये हमें माइंड में इनको गुणा करना पड़ेगा। भाई ये जीरो होता है सर, 51 51 को 92 से करेंगे तो 51 की टेबल 2 बार बोलना तो बिल्कुल आसान होता है। उसके बाद में सर 51 की टेबल 9 बार नहीं बोल पा रहे तो भाई 9 को 51 से गुणा करके देख लो 2 मिनट में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो भाई। इनमें कर क्या रहे हैं सर? दो जो भी दो संख्याएं दी हुई है उनके सर पहले तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। पहले तो उनके ज्ञात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। उसके आने के बाद में हम उसकी जांच कर रहे हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला था कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए गुणा बी होता है या नहीं। समझ रहे हो बात को? कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। इस चीज की क्या की जा रही है? इस क्वेश्चन में जांच की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है भाई? अगला है सर 336 और 54। 336 और 54। ये लो सर, एक तो हमारा 336 और एक है हमारा ये लो सर निकालते हैं। 336 का निकालें, 336 का निकालते हैं भाई। देखो फैक्टर करते हैं इसके सर 2 की टेबल से। 2 की टेबल से देखो बिल्कुल जाएगा भाई, सम संख्या है तो 2 का बिल्कुल भाग जाएगा। देखो देखिए सर कितनी बार जाएगा? एक बार, एक आ गया 6 बार, एक आ गया 8 बार। ये लो सर 168। उसके बाद में 2 का देंगे तो सर ये 8 बार और ये 4 बार। उसके बाद में 2 का देंगे तो सर ये आ गया 4 बार और ये आ गया। उसके बाद में 2 का देंगे तो सर ये आ गया 2 बार, ये आ गया 1। उसके बाद में 3 का जाएगा सर 7 बार और 7 का जाएगा। ऐसे करके हमारे जो 336 है उसके गुणज कितने आ गए रे सर? 2 की घात 4। अभाज्य गुणनफल होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। अभाज्य संख्याएं आ रही है, केवल अभाज्य संख्याओं के अलावा कुछ नहीं आता है यहाँ पे। गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। उसके बाद में हम 54 की ओर करके देख लेते हैं। 54 का और देखो भाई। 54 में सबसे पहले सर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 का देखो भाई यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपके सर? 2 7। फिर सर 2 का जाएगा क्या? नहीं सर, किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर सर 3 का 3 बार। फिर सर 3 का 1। यानी अगर 54 के मैं गुणनफल लिखूं तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? अभाज्य गुणनफल लिखूं तो 2 की घात 1 और 3 की घात 3। 3 की घात 3। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच सी एफ ऑफ 336 कॉमा 54। 336 कॉमा 54। एच सी एफ ऑफ 336 कॉमा 54 कितने आ जाएंगे सर? देखो 2 की घात 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ले लो 2 की घात गुणा 3 की घात 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद। 3 की घात 1। 7 की घात इसमें मौजूद नहीं, 7 की घात इसमें मौजूद नहीं। तो जो एच सी एफ आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 6। एच सी एफ आएगा वो कितना आ जाएगा इसका? 6। यहीं से देखो एलसीएम देखते हैं आगे। एलसीएम ऑफ 336 कॉमा 4। एलसीएम में आपको पता है किसी को नहीं छोड़ना है भाई, किसी को नाराज नहीं करना है। जो बड़े बड़ी घाते हैं उनको उठा लो। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 4। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3। और 7 की अधिकतम घात कितनी है आपके? सही है। उसके बाद में देख लो 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया रे भाई? 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 का मतलब है 16। 3 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 27। और 7 की घात 1 का मतलब है 7। गुणा कर लो वापस। वापस इनको आपके तरीके से गुणा करो भाई। किस तरीके से हम इनको सिंपल से सिंपल गुणा कर सकते हैं? मेरी बात को समझ रहे हो क्या? तो 16 की टेबल बोल लो। 16 32 48 64 80 और 80 के बाद 96। उसके बाद में 112। 112 का 2 हासिल 11। 16 दूनी 32। 32 और 11 कितने हो जाएंगे भाई आपके? 32 और 11 हो जाएंगे आपके 23। इसको मल्टीपल करना है किससे? 7 से। 7 दूनी 14। 1
सात या 21 रे 1 22 2 7 चौक 28 28 और 2 यानी कितने आ जाएंगे ये 3000 है। कितने आ जाएंगे 3000 है। करते हैं देखो वापस जांच जांच करते हैं इसकी जांच करते हैं भाई। ये मल्टीपल आप लोग भी करके देखना भाई। ये गुणा केवल यहाँ पे लिखने मात्र से नहीं होगा। आप लोगों को ये गुणा खुद को करके देखना है। गणित में जब तक गुणा भाग खुद नहीं करोगे, डायरेक्ट बोर्ड से देखोगे या कैलकुलेटर से देखोगे तो भाई काम नहीं चलेगा। गणित में यदि आप गुणा भाग ही खुद नहीं कर रहे हो, हाँ सर 2 की घात 16 हो गया, 3 की घात 3 सर 27 हो गया, 7 की घात 1 का मतलब 7 हो गया, 16 को बोला तो सर 16 7 कितना होते हैं 112 होते हैं सर। ठीक है 112 का 2 आ गया, हासिल की क्या आ गई। उसके बाद में 16 दूनी 32 32 और 11 सर 43 हो गए। फिर गुणा में 7 था सर, 7 को इससे गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 4 बच गया 1 सातिया सातिया कितने होते हैं भाई 7 चौ 7। 1 मिनट ये गलत हो गया क्या देखना भाई यहाँ पे। 7 दूनी 14 1 सातिया 21 और 1 22 का 2 हासिल की 2 ये करके देखना है भाई। बिल्कुल देखो 3024 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसे ही मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो भी कैलकुलेशन है वो करके देखना। ठीक है अब देखो इसकी जांच करते हैं। जांच में हमारे क्या था कि सर एलसीएम ऑफ 336 कॉमा 54 मल्टीप्लाई बाई एस सी एफ ऑफ 336 कॉमा 54 ये बराबर आना चाहिए सर किसके 336 को मल्टीप्लाई बाई। ठीक है इसका एलसीएम कितना आया था हमारा सर। एलसीएम तो इसका आ गया था हमारे 3000 एलसीएम हमारे आ गया था सर 3000। एचसीएफ कितना आया था सर। एचसीएफ आ गया था 6 और इसको मल्टीप्लाई करना है ये 336 का गुणा आना चाहिए सर किसके बराबर है। इसके बराबर आना चाहिए। इसको गुणा करके देख लो कितना आएगा। 6 चौक 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 4 1 1 छत्ती 18 18 144। यहाँ पे देखो ज़्यादा गुणा नहीं कर पाओ तो आपको पता है ये क्वेश्चन में हमारे बिल्कुल इसके जांच करवा रहा है तो लगभग सही आ रहा है। तो आप डायरेक्ट ये जो इकाई अंक है ना उनको भी गुणा करके देख सकते हो। देखो 6 चौक 24 होता है क्या बिल्कुल देखो 4 मैच हो रहा है क्या। कई जगह आपको बड़े गुणा होते हैं वहां पे आप ये देख लिया करो छोटे वाले गुणा से वो वाला गुणा मैच हो रहा है कि नहीं, इकाई अंक मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसको भी आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18 144। कितना आ जाएगा आपके 18 144। ये हमारे देखो 3 क्वेश्चन थे। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन थे। 26 91 का एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना और फिर उसकी जांच करना कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी है या नहीं। उसके बाद में इसी तरीके से 510 और 92 336 और 54 इन तीनों के हमने ज्ञात करके देख लिए। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो देखो जस्ट वो एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मूले बाद में उसने केवल और केवल इनके क्या पूछे हैं एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे उसने फॉर्मूले की बात ही नहीं की है। यहाँ पे उसने फॉर्मूले की बात ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो मैंने पिछले में क्लास में भी आपको बताया था कि वो फॉर्मूला केवल और केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों की बात करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 संख्याएं आ चुकी है और तीनों की तीनों ही धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन तीनों की तीनों क्या है 3 है। और हमारा जो फॉर्मूला है वो कितने का था 2 का था। यहाँ पे जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है वो कितने हैं 3। तो यहाँ पे जो हमारा वो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा कहीं। हम यहाँ पे भी एलसीएम ऑफ ए बी सी गुणा एस सी एफ ऑफ ए बी सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी, नहीं वो नॉट इक्वल टू होगा ही। यहाँ पे वो चीज़ नहीं अप्लाई होगी। यहाँ पे तो इसने सीधा सीधा बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एस सी एफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो ये लो भाई, ये लो फर्स्ट लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करो भाई। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे रे सर 2 गुणा 2 गुणा 3। भाई इतना सिंपल तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। इसमें भी वो अपन को बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। भाई इतना सिंपल तो लिख ही सकते हो। वैसे ही 15 के लिखोगे तो क्या लिखोगे सर। सर 3 गुणा 5। 21 के लिखोगे तो क्या लिखोगे। लिखने भाई 27 के नहीं 21 के लिखोगे
21 के लिखोगे, क्या लिखोगे सर? ये रे 21 का लिखेंगे सर 3 की घात 3 गुणा 7। घात वाला सिस्टम आगे लिखेंगे अब। घात के रूप में अगर इनको लिखना हो तो सर 2 की घात 2 और 3 की घात, यहाँ पे सर 3 की घात 1 और 5 की घात, यहाँ पे सर 3 की घात 1 और 7 की घात। आपको याद हो तो सर एस सी एफ क्या होता है? एस सी एफ सर तीनों में मौजूद होना चाहिए। एस सी एफ अगर 12, 15, 21 की यदि हम बात कर रहे हैं, इन तीनों के एच सी एफ की बात कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल इन तीनों में, यानी वो अभाज्य संख्या इन तीनों में मौजूद होनी चाहिए। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन मौजूद है भाई? कॉमन कौन है? देखो आप, 3 की घात 1 है क्या? ये एग्जाम में ये गोले मत बना के आना रे, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई। मेरी बात को समझ रहे हो क्या भाई? इन तीनों में कॉमन कौन है? देखो देखिए, इन तीनों में कॉमन कौन है? क्या 2 कॉमन है? क्या 2 इन बाकियों में दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? 3 देखो सर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और यहाँ पे मान लो 3 की घात 2 होती तो क्या 3 की घात 2 लेते? क्या नहीं सर, जो कॉमन है, कॉमन क्या? बाकियों में 3 की घात कितनी है सर? 1 ही है, तो हम केवल कितना लेते? 3 की घात 1। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे हम इनका एस सी एफ आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा सर? 3 की घात। आगे जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे सर? एलसीएम की। एलसीएम 12, 15, 20। एलसीएम में आपको बताया था कि सर जो मैक्सिमम घाते हैं, जो मैक्सिमम घाते हैं, 2 की मैक्सिमम घात कितनी है यहाँ पे सर? 2 की घात है गुणा 3 की कितनी है सर? 3 की घात तो 1 ही है मैक्सिमम। और फिर उसके बाद में 5 की मैक्सिमम घात कितनी है सर? 1। 7 की कितनी है? ठीक है। 2 की घात 2 कितना हो गया? देखो वापस 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 400। या आप लोगों को करके देखना है भाई, या आप बिल्कुल दिमाग में गुणा करके देखना है, केवल मेरे लिखने से आपको नहीं मानना है। ये गुणा आपको करके देखना है कि हाँ 2 की घात 2 4 हुआ, 4 को 3 से गुणा किया 12 है, 12 को 5 से गुणा किया 60 आए, 60 को 7 से गुणा किया कितने आए? 400। ये आपको करके देखना। और ये बिल्कुल इतना सही क्वेश्चन है, इसमें आपको जांच वाँच नहीं करनी है कि यहाँ आप जांच करने बैठ जाओ। जांच वापस देख लो, ये 3 पूर्णांक है। और जांच अगर हम करते भी तो कहाँ करते? जहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक की बात करता, और वो भी वर्ड पे हमेशा जाना 2 धनात्मक पूर्णांक की लेता तो ही करता। कहीं -12 और 14 होते तो हम नहीं करते। समझ रहे हो ना? केवल कहाँ पे हम नियम अप्लाई होता है? वो धनात्मक पूर्णांकों पे, जो +1 से लेके +अनंत तक जाती है, उन संख्याओं पे अप्लाई होता है। हो गया, बिल्कुल आसान है। दूसरा कर लो इसी प्रकार। चलो सर दूसरा कर लेते हैं। दूसरा करेंगे तो सर 17 के भाज्य गुणनखंड लिखो। लिखो रे भाई, क्या 17 गुणा 1 ही होगा क्या? उसके बाद में सर 23 के लिखेंगे तो सर 23 के लिखेंगे तो 23 गुणा 1 होगा। अब भाज्य संख्या है। 19 के लिखेंगे तो 19 के लिखेंगे तो सर 19 गुणा 1 होगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना भाई? ठीक है, अब देख लो, आराम से कर लो इसको। एस सी एफ ज्ञात करो पहले तो इनका। एस सी एफ ऑफ 17, 23, 19। एस सी एफ ऑफ 17, 23 कितना आ जाएगा भाई? कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में? ये एक इसीलिए लिखा है मैंने, अगर एक नहीं लिखता तो आप बोलते सर कुछ कॉमन ही नहीं है। भाई एक तो सबके मल्टीपल में होता है ना, एक तो जो भी गणित की जितनी भी संख्या है उनमें सबके गुणा में होता है। तो इनका जो एस सी एफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। एलसीएम देखो भाई यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 17, 23, 19 कितना आ जाएगा भाई? सर सारी चीज़ें लेनी है, सारी चीज़ें। 17 की घात सर इसमें 1 ही है तो वो ले लो। 19 की घात भी सर 1 ही है, ले लो। 23 की घात 1 ही है, ले लो। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो। कितना आएगा सर? 17 नम 153, 3 हासिल 15, 17 एकम 17, 17 और 15 कितने हो जाएंगे भाई आपके? सर 17 और 15 हो जाएंगे आपके 32। फिर इसको गुणा कर देंगे सर 23। 23 का पहाड़ा 3 तक तो आता ही है भाई, 3 से ज़्यादा इस्तेमाल करना ही नहीं है हमें। तो 23 23 तिया कितने हो जाएंगे भाई अपने? 69। कितने हो जाएंगे? अरे 69 हो जाएंगे क्या भाई? 23 का पहाड़ा बोलो 3 बार। 23 दूनी 46, 23 थी 69। उसके बाद में हासिल की 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 कितने होंगे रे?
46 और 6 कितने हो जाएंगे 52, 52 के 2 हासिल की 5, वापस गुणशितर, गुणशितर और 5 कितने हो जाएंगे आपके, गुणशितर और 5 हो जाएंगे सर हमारे, ठीक है। ये आ जाएंगे 7400, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 7400। ये गुणा आप लोगों को करके देखने हैं, ये गुणा आपको डायरेक्ट नहीं उतारने भाई, जरूरी नहीं है, गलतियां हमर से भी हो सकती है गुणा में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये गुणा खुद को करके देखने हैं, जितने भी गुणा आते हैं या जितने भी भाग के क्वेश्चन आते हैं, मल्टी कैलकुलेशन कंसेप्ट आप समझ लो, कंसेप्ट क्या चल रहा है, क्या उठाना है क्या नहीं लेना है, एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है, या आगे क्वेश्चन में कैसे उस तरीके से उस क्वेश्चन में चलना है। लेकिन ये जो गुणा भाग है ना, ये आप डायरेक्ट बोर्ड से ना उतार के आप खुद करें। जब तक आप गुणा भाग खुद नहीं करोगे, गणित में कैलकुलेशन में वहीं के वहीं रह जाओगे। फिर आपको 13 का 5 से गुणा करना भी कठिन लगने लग जाएगा, आपको वहां पे पहाड़ा नहीं याद आएगा, आप ये वाला तरीका लेके बैठ जाओगे वहां पे कि हाँ लो 13 को 5 से गुणा करते तो आप गुणा ये भाग ये खुद किया करो। अपने लास्ट और देख लेते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन, सॉरी इसी का तीसरा नए पेज पे ले लेते हैं हम। 8 9 25, एक तो हमारे 8, एक हमारे 9, एक हमारे 8 का आप सब जानते हो 2 की घात 3 होता है क्या भाई, 9 का कितना होता है सर 3 की घात 2, और 5 का कितना होता है सर 5 की घात, 25 का कितना होता है 5 की घात। तो इनके एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 कितना होगा भाई, इनका एचसीएफ की बात करूं तो कितना होगा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, तो कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ कितना होगा, एक, इनके गुणा में एक तो है ही, एक तो कोई भी संख्या उसके गुणा में होगा, एक तो कोई भी संख्या हो उसके गुणा में होगा, यानी इन सबके गुणा में एक तो है ही, क्यों चल रहा है भाई, यानी इनका एचसीएफ हो जाएगा एक। इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम 8 9 25, ये कितना हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आप देखोगे सर, एलसीएम हो जाएगा इनका, लिख लेते हैं जितनी भी बड़ी घातें हैं सर, 2 की घात 3 बिल्कुल, उसके बाद में 3 की घात 2 बिल्कुल, उसके बाद में 5 की घात 2, यानी एक तरीके से इन संख्याओं का ही गुणन है क्या रे, 2 की घात 3 का मतलब सर है 8, ये सर है 9, और ये कितना हो गया 25, 8 को 9 से गुणा किया कितने आ गए भाई 72, और 72 गुणा 25, इसको इससे करोगे तो 50 5, ये करके देखने हैं भाई आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये गुणा आपको खुद को करके देखने हैं। 25 7 कितने हो गए 175, 175 और 5 कितने हो गए 100, ये क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया, इन तीनों संख्याओं का ये क्या आ गया भाई आपके, मेरी बात को समझ रहे हो क्या। ऐसे करके हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भाई, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो 2 धनात्मक पूर्णांकों को लेके था, अब वाला जो क्वेश्चन है वो 3 धनात्मक पूर्णांकों को लेके। इससे पहले जो ये क्वेश्चन थे उनमें देखो 2 धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, और जो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें कितने धनात्मक पूर्णांक है 3। अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है सर इस चीज़ से, फर्क ये पड़ रहा है कि इतनी देर हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे थे कि एलसीएम ऑफ ए कोमा बी गुणा एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी बराबर होगा ए गुणा बी के, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा 3 संख्याओं के लिए, समझ गए क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे दिया, जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। आपको दिया हुआ क्या है कि सर एचसीएफ ऑफ 306,657, ये आपको दिया हुआ है 9, और आपको इनका एलसीएम है वो ज्ञात करना है, इनका जो एलसीएम है वो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। सर अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दें क्या, नहीं भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से करना होता तो ये प्रश्न में बोल देता, बाकी प्रश्नों में भी तो बोल रहा है आपको भाई, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। यहाँ पे इसने बोला क्या, यहाँ पे इस फॉर्मेट में देने का मतलब ही समझ जाओ कि हमें ये वो उस फॉर्मूले से पूछ रहा है। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है हमारा सर एलसीएम ऑफ
ए कोमा बी मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ ए कोमा बी बराबर होगा सर ए मल्टीप्लाई बाई बी। और जहाँ पे ये ए और बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, जहाँ ए और बी आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे जो आपका ए और बी है वो क्या है, आपका धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा सर, एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ 306 कॉमा 657, ये बराबर होगा सर किसके बराबर होगा 306 गुणा 657। अब ये बड़े मल्टीपल देखिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कैंसिल भी हो जाएंगे। कैलकुलेशन में ऐसे नहीं है सारे गुणा करके और फिर भाग दो आप, कुछ जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल आउट भी करना होता है हमें। तो देखो इसमें एलसीएम का मान तो हमें ज्ञात करना है भाई, इसका मान तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको है जैसे कि जैसे रहने दो 306 कॉमा 657, इसको तो छेड़ो ही मत, जैसा है वैसे रहने दो। इसका मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, इस पूरी चीज़ का मान कितना दिया हुआ है सर, 9 दिया हुआ है, और बराबर में हमारे क्या है सर 306 गुणा 657, 306 गुणा 657। तो यहां से देखो एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा, यानी 306 गुणा 657 डिवाइड बाई 9 की टेबल से कैंसिल आउट करो भाई इनको, इसको कर लो या इसको कर लो, पहले तो देख लो, देखो 3 और 6 9, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कैंसिल आउट होगा। ये देखो होगा क्या सर, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, यानी कैंसिल आउट ये भी होगा और कैंसिल आउट ये भी होगा। कटेंगे तो सर दोनों जो अच्छा लग रहा है वो काट लो। तो यहाँ से देखो मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा सर, 9 27 और 27 बच गए कितने सर 3, 9 चौक 36 गुणा 600, या फिर सर इसको काटता तो भाई कैलकुलेशन आसान देखनी है ना हमें, तो एक तो सर हम 34 को इससे मल्टीप्लाई करें, मैं पब्लिक लगा के कर रहा हूँ, यानी ये भी आंसर है ये भी आंसर है। अगर इसको कैंसिल आउट करता तो सर, इसको कैंसिल आउट करते तो 9 7 63 बच गए कितने सर 2 9 3। तो एक तो सर आपको 73 के लिए आप काम करना पड़ता है, एक आप किसके लिए काम करोगे 34 के। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। अब इसको कर लेते हैं हम, तो हमारी ये देखो कितना आ गया सर 34 गुणा 657। अब देखो भाई अगर आपको 34 की भी टेबल नहीं आ रही है, 34 से भी आप गुणा नहीं कर पा रहे हो, तो आप पहले इसको, ये 17 गुणा 2 होता है, 34 क्या होता है 17 गुणा 2, तो आप पहले इसको 17 से गुणा कर लो और फिर आराम से इसको किससे गुणा कर लेना। तो 17 से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो देखना एक बार मेरी बात को समझना, 2 से मैं इसको बाद में कर लूँगा, तो 17 से गुणा करूँगा, 17 7 119 बच गए कितने 11, 17 5 85, 85 और 11 कितने होते हैं सर 96, कितने आ गए 17 6 कितना होता है सर 102, 102 और 9 कितने हो गए सर 102 और 9 111। 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए सर 11,100। अब 11,000 को 2 से कर लो, यहाँ पे इसको 2 से करोगे तो कितने आ जाएंगे भाई आपके 9 दूनी। ये भाई कैलकुलेशन को थोड़ा सा वहाँ एग्जाम में इजी करने का तरीका है कि आप कितना इजी करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। 18 1 12 और 1 13, फिर 2 2, चलो सर 22,238 इसके क्या आ गए उत्तर आ गए, 22,238 इसके क्या आ गए उत्तर आ गए। भाई बच्चे यहाँ तक आराम से अपना काम करते आ रहे हैं, लास्ट में एग्जाम के प्रेशर में पता चल रहा है सर 34 को इससे गुणा ही नहीं कर पा रहे, ऐसे लेके बैठ गए तो लग रहा है सर ये लो 2 सर इसे 1 नंबर के क्वेश्चन में हमने तो टाइम खराब कर दिया, वो अलग ही प्रेशर आ रहा है। तो इससे अच्छा तरीका है, इनको जितना आसान गुणा कर सकते हैं उतने आसान तरीके से करो कि भाई मेरे को 34 का नहीं आ रहा, बात खत्म, मेरे को तो नहीं आ रहा 34 का पहाड़ा, या 34 में ऐसे करने बैठूंगा टाइम लगेगा, 17 का तो आ रहा है, तो इसको मैं 17 गुणा 2 लिख लिया और 17 से मल्टीपल करके लिख लिया, फिर 2 से आसानी से मल्टीपल कर लिया। समझ रहे हो बात को, ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन था, जो आपका फॉर्मूला था एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू। ठीक है आगे चलते हैं। ये देखो, ये अपना देखो वो वैसा क्वेश्चन आ गया क्या वापस,
ये क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे 6 की घात n के लिए, याद करो हमने पिछले लेक्चर में यही क्वेश्चन 4 की घात n के लिए किया था। याद है क्या कि संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या इसका जो भी है ये संख्या 6 की घात n अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। सर 0 पे समाप्त होने के लिए सर संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या आना आवश्यक है? सर अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का आना आवश्यक है। हमारे पास दिया हुआ क्या है? सर हमारे पास दिया हुआ है 6 की घात n, और जहां n क्या है, n एक क्या है, प्राकृत संख्या। n का मान क्या है, प्राकृत संख्या। क्या 6 की घात n को, ये जो 6 की घात n हमें दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे सर इस 6 को 2 गुणा 3 की घात n लिख सकता हूँ क्या? 2 गुणा 3 की घात n लिख सकता हूँ क्या? ठीक है सर। इसके बाद में सर ये हो जाएगा सर 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब सर n का मान यदि प्राकृत संख्या है, भाई ये घात इनके दोनों के ऊपर लग रही थी तो एक बार मैंने 2 के ऊपर लगा दी, 3 के ऊपर लगा दी, ये घातांक नियम है भाई, दोनों में वितरित हो जाती है घात। भाई जो भी दो संख्याएं गुणनफल में दी हुई होती है, अभाज्य गुणनफल में दी हुई होती है, उनमें घात जो ऊपर आती है वो क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। तो ये 2 की घात n हो गई, ये 3 की घात n हो गई, ये किसका रूप है? सर 6 की घात n का ही रूप है। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसमें n यानी एक प्राकृत संख्या है, तो इसमें n का कुछ भी मान रखते जाओ, क्या कभी भी इसके गुणनफल में, क्या इसके अभाज्य गुणनफल में 5 आएगा क्या? और 0 पर समाप्त होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है कि उसके अभाज्य गुणनफल में क्या है, 5 आए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनफल में, अभाज्य गुणनफल में 2 की घात n तथा 3 की घात n मौजूद है। और यहाँ पे आपको वापस क्या याद करना पड़ेगा? गणित की आधारभूत प्रमेय। गणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और वो उसका क्या होता है, एक अद्वितीय रूप होता है, जो कि गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जो कि गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जो कि गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है भाई, इसका सॉरी, इसका अद्वितीय रूप है, इसका अद्वितीय रूप है, अद्वितीय रूप, अद्वितीय रूप है भाई। यानी इसकी जो 6 की घात n का यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप वितरण करोगे या उस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे, तो या तो 2 की घात n आएगा या 3 की घात n आएगा। n का मान प्राकृत संख्याएं कितनी भी लिखो, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में कभी भी क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। परंतु या लेकिन इसके अभाज्य गुणनफल में, अभाज्य, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है भाई आपको, इसके अभाज्य गुणनफल में 5 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद, 5 मौजूद नहीं है, तो ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अतः यह संख्या, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो, शून्य पर समाप्त
भाई गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यदि आप लिख रहे हो तो वो उसका अद्वितीय रूप है। और इसका जब हमने ये रूप लिखा तो हमने देखा कि इसके में 5 मौजूद नहीं है, और कोई भी संख्या यदि 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके लिए 5 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में मौजूद होना क्या होता है, जरूरी होता है। यदि 5 मौजूद नहीं है तो वो संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। आज देखो हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, अपने 5 क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के। आपको घर पे ये वापस क्वेश्चन मिलाने हैं और आराम से देखने हैं। और वीडियो में अगर समझ में नहीं आए तो आप वापस बैक जाके या फिर स्लो करके डबल स्पीड करके कैसे भी आप वापस रिवाइज आसानी से कर सकते हो। हमने ये क्वेश्चन देखे थे, इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड विधि से बस इनको लिखे थे, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे थे। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें हमने पहले इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे, फिर उसके बाद में उसकी जांच की थी। पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात की थी, फिर उनकी क्या की थी, जांच इस फॉर्मूले की थी भाई, कि ये जो फॉर्मूला हमें बताया गया था वो सही है या। इसके हमने क्वेश्चन करने के बाद में हमें बाद में दी उसने 3 संख्याएं, ये याद दिलाने के लिए कि वो जो फॉर्मूला है आपका 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए है, 3 धनात्मक पूर्णांकों के लिए नहीं है। वहां पे केवल यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, समझ रहे हो बात को। उसके बाद में जो हमने क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन था ये 0 पे समाप्त होने वाला। इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन आ गया था हमारे ये वाला, ये फॉर्मूला बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। और इस क्वेश्चन के भाई चांस थोड़े से ना ज़्यादा बनते हैं, इसको आप चाहे से स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के थोड़े से ज़्यादा चांस बनते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा आसानी से आपको। समझ गए? आज का लेक्चर यही है अपना। इससे आगे के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं वो करेंगे, और फिर आगे की प्रश्नावली पे हम चलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो जो पढ़ने वाले बच्चे जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो भाई इनके आंसर्स वो मैच किया करो कॉपी में, और कमेंट में अगर कुछ गलती आपको नज़र आती है कि सर यहाँ मल्टीपल में देखो आपने ऐसा कर दिया था और ऐसा होना चाहिए था, तो आप कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। और उसके अलावा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 10th के बच्चे हैं वहाँ तक ये वीडियो जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, गुड बाय।